Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharmagens classes. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है या फिर टॉपिक है, जो है कि आपका डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है आपके डिप्लोमा इन द फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए एज पर टू द न्यू सिलेबस। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर या फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो पहले स्लाइड के ऊपर हम जंप करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट हम कवर करेंगे, द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस ऑन फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो कि पहला स्टेप है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और सबसे लास्ट वाला जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो मेजर स्टेप है जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा और हिंदी में बताना चाहूंगा कि जो आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो एक्चुअली 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला मेजर स्टेप है या फिर इनिशियल स्टेप हम जिसको बोलते हैं वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और उसके बाद है आपका लास्ट स्टेप जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। तो इट इंक्लूड्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस which takes place in the lungs. Oxygen from the lungs diffuses in the lungs capillary, and similarly carbon dioxide from the lungs capillary diffuses into the lungs depending upon the partial pressure of each gases. तो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो आपके लंग्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये एक प्रेशर डिफरेंस या फिर एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रोसेस है। इसके अंदर हमारी कोई भी एनर्जी, मतलब कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर उसके द्वारा या फिर उसको स्पेंड करके जो प्रोसेस की जाती है वो नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर के ऊपर ही की जाती है, जो कि आपके लंग्स कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है वो एक्सचेंज होता है आपके कैपिलरी या फिर आपके लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, जो कि आपके एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है जो कि हमें इंस्पायर किया होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो भी 3 माइनर इवेंट्स में डिवाइडेड है। मतलब जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो 3 मेजर स्टेप के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बाद है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वो भी 3 मेजर इवेंट्स में डिवाइडेड है। तो उसका सबसे पहला जो सब इवेंट है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसका पहला सब स्टेप है या फिर सब इवेंट है जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज मोर, therefore partial pressure of oxygen is 104 millimeter per mercury than in alveolar blood, that is 40 millimeter of mercury, and concentration of carbon dioxide is more on alveolar blood, that is 45 millimeter of mercury than in inspired air, that is 40 millimeter of mercury. This result in exchange of gases from the air into the blood and carbon dioxide from the blood to the air, which is exhaled air.
जैसे हमने पहले के स्लाइड में ही देखा था कि ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो एक प्रेशर डिफरेंस या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करता है। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा है वो बाहर आएगा और जिसका प्रेशर कम है वो अंदर जाएगा, या वाइस दी वर्सा। इसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं और ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। देखो, जब हम एयर इंस्पायर्ड करते हैं या फिर इनहेल करते हैं, तो इनहेल किए गए हुए जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन या फिर ब्लड प्रेजेंट इनटू योर एल्वियोलर कैपिलरीज। तो उसके बाद क्या होता है, जो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व ब्लड रहता है वो बाहर आता है, और मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड रहता है वो इंस्पायर्ड या फिर अंदर डिफ्यूज आउट हो जाता है, डिफ्यूज इन हो जाता है, और वैसे ही एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। तो वो डिफ्यूज होने के बाद जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है आपके ब्लड के अंदर, जो हम इंस्पायर्ड रहे, उसका क्या होता है वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो सेकेंड सब इवेंट है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन combines with the hemoglobin present in the blood. Hemoglobin is the respiratory pigment. It forms unstable oxyhemoglobin और उसके नीचे ही उसका एक केमिकल रिएक्शन है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मतलब जो इंस्पायर्ड एयर डिफ्यूज इन हो चुका है, मतलब आपके एल्वियोला की कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जा चुका है, तो जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट रहता है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और एक फॉर्मेशन देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सब इवेंट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर, जिसका नाम है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide from the blood is released in the air. Carbon dioxide is brought by the blood from the tissue cells in the form of sodium and potassium bicarbonates in the blood plasma. Some amount of CO2 is also brought back by the hemoglobin in the form of carboamino hemoglobin. CO2 brought back is all released in the air. The bicarbonate breaks into to liberate carbonic acid. जो थर्ड सब इवेंट है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर, जिसका नाम है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो वो लाने का काम और बाहर छोड़ने का काम ये स्टेप में बताया है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस है वो एक लंग्स के अंदर या फिर लंग्स के पास कौन लेके आता है, वो रहता है आपका सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स। वो उसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसके द्वारा वो आपके लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ ही साथ थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन भी लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कैसे सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे बॉडी टिश्यूज से आपके लंग्स के पास लेकर आते हैं, वो कौन से रिएक्शन से होकर गुजरते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं, उसका हम देखेंगे। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक डिजॉल्व होता है या फिर उसका डिसएसोसिएशन रिएक्शन होता है ताकि वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को समा सके। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट का डिसएसोसिएशन होता है तो रिलीज होता है या फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है सोडियम आयन, और साथ ही साथ कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म होता है। आगे जाके जब ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम आपके लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो कार्बोनिक एसिड का लिबरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। उसके बाद कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद जो मैंने
पिछले स्लाइड में बताया हुआ था कि जो थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन भी लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो वो कैसे रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर, वो देखते हैं। तो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो HbCO2 है वो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, उसका डिसएसोसिएशन या फिर उसका ब्रेकेज होता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यही हीमोग्लोबिन आगे जाके आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जन्म देता है या फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप नीचे दिए गए हुए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके सीधा उसी पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड मेजर जो इवेंट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, जिसका नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इंक्लूड्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस which takes place in the tissue cells. Oxygen brought by the blood is taken up by the tissue cells and carbon dioxide is expelled from the tissue cells to the blood. When the blood reaches to the tissue cells, the unstable oxyhemoglobin breaks down to form oxygen and hemoglobin. तो जैसे जैसे आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो प्रोसेस वो इवेंट खत्म हो जाता है, उसी से या फिर उसके बाद ही आपका इंटरनल रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो सबसे लास्ट मोस्ट या फिर एक्सट्रीम मोस्ट जो प्रोसेस था या फिर स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब वो अनस्टेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके लंग्स से बाहर होकर जब किसी टिश्यू के पास जाता है या फिर किसी बॉडी ऑर्गन के पास जाता है, तो वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर, और वही ऑक्सीजन आपके टिश्यू को सप्लाई किया जाता है ताकि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in cellular fluid and passes into the plasma. CO2 dissolves in the water to form carbonic acid. Carbonic acid reacts with sodium and potassium to convert it into sodium and potassium bicarbonates respectively. About 80 to 85% of carbon dioxide is carried out by the blood in the form of bicarbonates. The small amount of carbon dioxide combines with the hemoglobin to form carb amino hemoglobin. Some carbon dioxide dissolves in the plasma which dissolves by the lungs. ये स्लाइड में ये बताना चाहता हूं मैं कि जब आपका ऑक्सीजन आपके टिश्यू को पहुंचाया जाता है या फिर सप्लाई किया जाता है, तो जब टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है या फिर उसका रिएक्शन होता है और वो फॉर्मेशन देता है आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है पूरे बॉडी के प्रोडक्शन से कंपेयर किया जाए तो, पर इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पर जो 80 to 85% मतलब 80 से 85% का आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन लेकर आता है आपके लंग्स के पास, वो है आपका सोडियम और पोटेशियम। और वो कौन से फॉर्म से लेकर आता है, वो आता है आपके सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। वही सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपके लंग्स के अंदर जब लिबरेट होते हैं या फिर उसका ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम लिबरेट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
थर्ड और सबसे मेजर वाला जो प्रोसेस है या फिर मेजर इवेंट है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर, जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू release the energy. This is carried out in the cells by the oxidation of food. It results in formation of ATP molecules. Energy is stored in this form. This is used to drive the vital life processes. So, the ATP is known as energy currency of the cell. तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने इसको एक अल्टीमेट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों बताया हुआ है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है या फिर यही एक इवेंट है जो कि आपके एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, या फिर यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि रेस्पिरेशन का जो अल्टीमेट गोल है या फिर जो लास्ट मोस्ट स्टेप है वो क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो फूड आपने इंटेक किया है उसके अंदर से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगी ना। तो इसी ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। और वो ऑक्सीजन जो वो एनर्जी रिलीज होता है या फिर जो एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है, तो वो आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर या फिर इस फॉर्म के अंदर वो एक एनक्लोज होता है या इस फॉर्म के अंदर वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। यही क्वेश्चन आपके नीट में भी आ सकता है और आपके डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में भी आ सकता है। माना कि ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके एग्जिट एग्जाम के अंदर नहीं है, इसका सिलेबस या फिर ये सब्जेक्ट ही नहीं है, पर इसका अंदर जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो एटीपी मॉलिक्यूल है, वो आपके फार्माकोलॉजी और आपके फार्मास्यूटिक्स फार्माकोग्नोसी और बहुत सारे जो कोर सब्जेक्ट है उनको समझने के लिए ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन is carried out in mitochondria of the cell. ATP is formed as a main product and CO2 मतलब carbon dioxide and water in the form of vapor is transported by the blood to the lungs. Energy released as heat is used to maintain the body temperature. जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो एक पॉइंट रहता है या फिर आपके बॉडी के अंदर कौन से एरिया में या फिर कौन से लोकेशन पे इसका काम रहता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम पहले पार्ट में ही देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन या फिर प्रोडक्शन के साथ ही साथ ये कौन से दो बाय प्रोडक्ट क्रिएट करता है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो हीट रिलीज हो चुकी होती है इस प्रोसेस के दौरान, वही हीट आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसका नाम है या फिर सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर सिर्फ हम जो डिसीज या फिर जो डिसऑर्डर से जो बीमारियां है उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि इसका डिटेल स्टडी हम देखने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में, जिसके अंदर आपको इस डिसीज का पूरा नॉलेज या फिर पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा। इस चैप्टर में या फिर इस स्लाइड में इस पॉइंट में आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है जिसका नाम है अस्थमा। The asthma is an inflammatory disease of the air associated with number of episodes of reversible overreactivity of smooth muscles of trachea। तो आपके ट्रकिया के जो स्मूथ मसल्स है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका ट्रकिया है वो मेनली
स्मूथ मसल से बने हुए हैं। तो जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसी कॉन्ट्रैक्शन से जो वॉल्यूम रहता है या फिर जो डायमीटर रहता है वो कम हो जाता है। और डायमीटर अगर कम हो गया तो आपके लंग्स को जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर चाहिए वो उतनी पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ये कि एपिसोड हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ रहती है आपके लंग्स के अंदर। द म्यूकस मेम्ब्रेन and the mucus layers of the bronchi become thick and the mucus gland enlarge, reducing the airflow of lower respiratory tract. During asthmatic attack, the bronchospasm constrict the airway and there is an excessive secretion of sticky mucous membrane which further narrows the airways. तो जो आपका स्मूथ मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो डायमीटर रहता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फिर रेस्पिरेटरी एयरवे पैसेज का, उसका डायमीटर तो कम हो ही जाता है। पर जो म्यूकस सेल्स रहते हैं या फिर जो गॉबलेट सेल्स रहते हैं उसका भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो उसका सिक्रीशन बढ़ जाने से आपका जो डायमीटर रहता है वो और कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर हवा की मात्रा कम रहती है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। द ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स लास्ट अप टू फ्यू मिनट्स टू आवर्स। दो जो ये अस्थमा का अटैक रहता है वो कम समय के लिए भी रहता है और कुछ घंटों तक भी ये रह सकता है। जो कम समय का रहता है उसको हम सिंपल अस्थमेटिक अटैक भी बोलते हैं, और जो बहुत लंबे दौर तक चलता है जिसको हम स्टेटस अस्थमैटिकस भी बोलते हैं। स्टेटस अस्थमैटिकस एक ऐसी कंडीशन है जब आपका अस्थमा अटैक मोर देन 1 आवर तक इलोंगेट होता है या फिर एलिवेट हो जाता है। इन सीवियर अटैक्स द ब्रोंकाई में obstruct badly by mucus forming mucus plugs resulting in hypoxia, shortness of breath and possibly death। और इसके जो फैक्टर्स है मतलब इसके जो कॉजेस है किसके वजह से आपको अस्थमा हो सकता है या फिर किस पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, वो है आपका स्मोकिंग, कोल्ड एयर, पोल्यूशन, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लंग्स को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लगेगा पर आपके ब्रोंका या फिर आपके जो एयरवे उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएगा, तो उसके वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। उसके बाद ये बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो हर एक अस्थमा के पेशेंट के पास रहता है। ये जो पंप रहता है इसके अंदर अस्थमा की दवाई रहती है। जब आपको कभी अस्थमा का अटैक आ जाए या फिर जब किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ जाए तो ये पंप से वो दवाई लेते हैं और इसी पंप से उसको या फिर उनको आराम पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड डिसऑर्डर जिसका नाम है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। दिस में कॉज बाय एक्सपोजर टू द डस्ट from the long time to the dust containing silicon. High risk industries like quarrying, granite, slate, sand blasting, etc. Inhaled silicon particles get accumulate in the bronchi which get ingested by macrophages, but these are highly toxic to the cells. Silicosis appears to predispose to the development to the TB, which rapidly progresses to the tubercular bronchopneumonia and possibly the military tuberculosis. Gradual destruction of the lung cells can lead to the reduction in the pulmonary function. तो सिलिकोसिस जब कोई ऐसे इंसान या फिर कोई ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है ग्रेनाइट क्रशिंग में या फिर स्टोन क्रशिंग के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको ये डिसीज होता है या फिर डिसऑर्डर होता है। तो इस डिसऑर्डर के बारे में एक बताना चाहूंगा। जो भी हवा के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट रहता है वो आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो थोड़े अमाउंट का जब रहता है तो कोई
प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है आपके लंग्स के अंदर तब जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसका जो प्रोग्रेशन है, मतलब अगर आपने या फिर किसी पेशेंट ने सिलिकोसिस का एक इलाज नहीं किया तो वो एक प्रोग्रेशन रहता है मिलिट्री टीबी या फिर मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस से, और या फिर उसका हो जाता है ट्यूबरकुलर ब्रोंको निमोनिया में उसका रूपांतर या फिर उसका कन्वर्जन हो जाता है। और इसका या फिर ये जो डिसीज है ये आपके लंग सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि सिलिकोसिस का जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। ये जो आपके एल्यूला है, जो अल्टीमेट या फिर सबसे सेंसिटिव पार्ट है आपके लंग्स के, तो उसके अंदर सिलिका डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला जिसका नाम है एस्बेस्टोसिस। Asbestosis caused by inhaled asbestos fibers, usually by 10 to 20 years. Asbestos workers and the people who are connected to it are at high risk. There are different types of asbestosis, but live asbestosis are the serious one. उसका एक्सरे देखेंगे। ये जो आपको व्हाइट कलरेशन का जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ये आपके लंग्स के अंदर एस्बेस्टोस डिपॉजिट हो चुके हैं। एस्बेस्टोस मतलब स्टोन का एक प्रकार है या फिर स्टोन क्रशिंग या फिर जो गिट्टी खदान के अंदर काम करते हैं तो उसका एक प्रकार है। तो ये आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो डिसऑर्डर है आपका रेस्पिरेटरी का जिसका नाम है एपिफाइजेमिया। It is a long-term progressive disease of the lungs that primarily causes shortness of breath due to inflamed alveoli. In the people having emphysema in the alveoli is impaired or destroyed. These include the group of disease known as chronic obstructive pulmonary disease, COPD. It is an obstructive disease in which the airflow is reduced or stopped. When the alveoli is damaged, the airways collapse. This makes it difficult for the lungs to empty the gases and the air is trapped in the alveoli. तो ईपीएफआईसी में भी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके जो एल्यूला है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या फिर फूल जाते हैं जिसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। नीचे मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सुंदर सुंदर और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने ब्लॉग्स डाले हुए हैं मेरे खुद के ब्लॉग पेज पे जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स। आप उस पर भी जाके फार्मास्यूटिक्स के ऊपर अपना रिवीजन कर सकते हैं या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।